हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया, पूरा समझ भी लिया होगा अच्छे से. ठीक है, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ सेकेंड लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. In second lecture, I will give you idea about how to calculate lattice energy and what are the different properties of ionic compound. क्योंकि हमने आयोनिक बॉन्ड से स्टार्ट किया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड में लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ाया था. लैटिस एनर्जी एक नया टर्म आया आपके लिए, बराबर. तो मैंने सबसे पहले समझा कि व्हाट इज़ लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी क्या है? इट इज़ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन और इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड for breakdown of 1 mole of substance. But remember, कभी भी lattice energy की दो बातें हैं. It is defined for 1 mole. It is defined for 1 mole and it is from gaseous ions. अगर याद हो, gaseous ions. Gaseous ion gets combined to give 1 mole of compound. 1 mole of ionic compound का breakdown into gaseous ions. इफ यू रिमेंबर. ठीक है, तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है लैटिस एनर्जी का. आज स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी. ठीक है, ये लैटिस एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी. नाउ फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी इट इज डन बाय यूजिंग नंबर 1 हैश लॉ. And number 2 Born-Haber साइकिल. ठीक है, साइकिल मतलब जो आप सोच रहे वो नहीं. एक लेट अस अंडरस्टैंड कि साइकिल एक्चुअली क्या है. वो हेस लॉ का मतलब क्या है, पहले हेस लॉ समझ लो. हेस लॉ का क्या बोलना है कि वेदर प्रोसेस, जो भी मेरे पास प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप. Whether process takes place in a single step or in a multiple step, their enthalpy change always remain constant. मतलब अगर समझो कि if I want to start from point A और मुझे पहुंचना है, मुझे रीच करना है point C पे, तो मेरे पास दो वेज में फॉलो कर रहा हूँ. फर्स्ट, मैं ए से पॉइंट बी जा रहा हूँ, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी आ रहा हूँ, बराबर. मतलब ए टू बी, बी टू सी. और सेकंड स्टेप ऐसा है जहाँ पे मैं ए टू सी डायरेक्ट जा रहा हूँ, बराबर. तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू हेस लॉ उसका ये बोलना है कि आप प्रोसेस कोई भी फॉलो करो, कितने भी स्टेप का फॉलो करो, बराबर. आप वो मल्टीपल स्टेप में करो या सिंगल स्टेप में करो, जो उनमें एनर्जी चेंज आएगा वो हमेशा सेम होगा. मतलब अगर मैं बोलूँ ए से बी में एनर्जी चेंज, दैट इज एंथैल्पी चेंज इज x1. एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है कि उस प्रोसेस में कितना एनर्जी चेंज आया. एनर्जी चेंज यानी क्या? एनर्जी कम भी हो सकता है, एनर्जी ज़्यादा भी हो सकता है. तो ए से बी में एनर्जी चेंज x1 है, बी से सी में एनर्जी चेंज x2 है. तो हेस लॉ का बोलना है कि आप x1 x2 ऐसे जाओ या फिर ए से सी डायरेक्टली जाओ जहाँ पे एनर्जी चेंज x3 है, बराबर. अकॉर्डिंग टू हेस लॉ x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2. जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, बराबर. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड. आप कोई भी पाथ फॉलो करके जाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एंथैल्पी चेंज हमेशा कांस्टेंट ही होगा. ठीक है, जैसे मान लो एक प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में अगर एनर्जी लग रहा है x, तो यही प्रोसेस को अगर मैं परफॉर्म करूँ कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे प्रोसेस सिंगल स्टेप में हो रहा है, बराबर, सिंगल स्टेप में. और यहाँ पे प्रोसेस 2 स्टेप में हो रहा है. यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गया x1, यहाँ पे रिलीज हो गया x2. तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ मैं क्या बोलूँगा कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2. दोनों तरफ एंथैल्पी चेंज सेम ही होगा, बराबर. दोनों तरफ एंथैल्पी चेंज सेम ही होगा. आप प्रोसेस को एक स्टेप में कर दो या मल्टीपल स्टेप में करो, बराबर. प्रोसेस takes place in
one step or multiple step, whether process takes place in one step or multiple step, their enthalpy change always remain constant. Their enthalpy change, ब्रैकेट में डेल्टा एच, always remain constant. Their enthalpy change always remain constant. क्लियर हुआ ये बात कि आप प्रोसेस एक स्टेप में करो या मल्टीपल स्टेप में करो, जो एनर्जी चेंज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा. जैसे A to B, B to C, एनर्जी लग रहा है एक्स और वाई, तो आप वो प्रोसेस डायरेक्ट A to C में करो, एनर्जी विल बी एक्स प्लस वाई, मतलब एनर्जी दोनों में इक्वल होगा स्टूडेंट्स, एनर्जी का कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. ये स्टेटमेंट है हेस लॉ का. इसी हेस लॉ का यूज़ करके हम बनाएंगे एक साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल जिसे हम लोग बोलते हैं, और उसी बॉर्न हेबर साइकिल का हेल्प लेके, हेस लॉ का हेल्प लेके विल बी एबल टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी. ठीक है, अगर आपको जेई के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में लैटिस एनर्जी का वैल्यू पूछना होगा तो उसके लिए उसको कई सारी वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. क्लियर? ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी. इफ़ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन यू वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस हेस लॉ. मान लो सपोज एक प्रोसेस है, A to B हो रहा है, B to C हो रहा है, C to D हो रहा है. ड्यूरिंग A to B प्रोसेस, delta H, that is enthalpy change, is x1. During B to C, delta H is x2. During C to D, delta H is x3. I can mark it as 1, 2, 3. Delta H1 x1, delta H2 x2, delta H3 x3. ठीक है, अब यही जो प्रोसेस A से D बनने का है मल्टीपल स्टेप्स में हुआ है. मैं एक सिंगल स्टेप में अब कर रहा हूँ A to D डायरेक्ट, बराबर. और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि हियर डेल्टा एच का वैल्यू इज एक्स, तो व्हाट आई विल राइट कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, और यू विल से एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3. यू रियलाइज, तो इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से कि प्रोसेस आप एक स्टेप में करो उसका एनर्जी चेंज देखो, या प्रोसेस 3 स्टेप में करो उसका एनर्जी चेंज कर लो. उसी प्रोसेस को 3 स्टेप में करो, दोनों केसेस में चेंज जो है वो सेम होगा, बराबर. दैट चेंज इज कांस्टेंट, एंथैल्पी चेंज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. तो लेट अस स्टार्ट विथ कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी. मैं यूज़ कर रहा हूँ एग्जांपल NaCl फॉर सोडियम क्लोराइड. फर्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी फॉर सोडियम क्लोराइड. फॉर्मूला गिवन फॉर सोडियम क्लोराइड इज NaCl. ठीक है, NaCl का फॉर्मेशन इज डन बाय यूजिंग सोडियम एंड क्लोरीन गैस, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ NaCl. ठीक है, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ NaCl. ड्यूरिंग प्रोसेस जो भी एनर्जी चेंज होगा उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल्टा HF से, बराबर. डेल्टा HF का मीनिंग है एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बराबर. यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. डिफाइन कैसे करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को? सुनना आप डेफिनेशन ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ वो डेफिनेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को मैं डिफाइन करूँगा कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, और it is enthalpy change. It is enthalpy change during formation of 1 mole of compound. It is enthalpy change during formation of 1 mole of compound. And this enthalpy change, that is delta HF, can be positive or can be negative. मतलब इस प्रोसेस के टाइम पे एनर्जी रिलीज भी हो सकता है सिस्टम से, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकता है. एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब आपको एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, बराबर, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl. एनर्जी रिलीज का मतलब हुआ कि ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड,
खुद प्रोसेस से एनर्जी रिलीज हुआ, तो रिलीज विल बी इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन और फॉर्मेशन विल बी इंडिकेटेड बाय एब्जॉर्ब विल बी इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव. तो डेल्टा एच एफ दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पॉसिबिलिटी है. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को मैंने डिफाइन कैसे किया, इट इज़ डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. बराबर, चलो डेफिनेशन बोल दे एक बार फटाफट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का. इट इज़ एंथैल्पी चेंज, इट इज़ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड. ओके सर, ये लैटिस एनर्जी भूल के भी मत बोलना, ये लैटिस एनर्जी नहीं है, ये लैटिस एनर्जी नहीं है, लेट मी वेरी क्लियर. ठीक है, तो अब ये मैं लैटिस एनर्जी बनाऊंगा. एक्चुअली जब सोडियम क्लोराइड बन रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में इफ़ यू वांट यू कैन ऐड कि इट इज़ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. जो भी आपको कंपाउंड बनाना है, बराबर, उसके जो एलिमेंट यूज़ कर उसी के एलिमेंट से बनाना है और वो एलिमेंट उनकी खुद की स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए. क्लोरीन नेचर में Cl नहीं Cl2 की फॉर्म में होता है. सोडियम नेचर में सोडियम सिंगल एटम की फॉर्म में होता है. सॉलिड में एग्जिस्ट करता है इसलिए मैंने सॉलिड लिखा है. क्लोरीन गैस में एग्जिस्ट करता है तो मैंने गैस लिखा है. जैसे अगर मुझे NaBr के लिए लिखना होता फॉर NaBr, तो NaBr कैसे बनता बताओ. NaBr बनता बाय यूजिंग सोडियम सॉलिड प्लस ब्रोमीन. बट ब्रोमीन का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, पहला इट इज़ डायटोमिक, दूसरा ब्रोमीन ओरिजिनली लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. बराबर, तो व्हाट इज डेल्टा एच एफ, थोड़ा अपडेट कर लेना आप डेफिनेशन को, थोड़ा अपडेट कर लो कि इट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट आई मीन टू से नेटिव स्टेट, ओरिजिनली जो वो जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं. अब ये फॉर्म को मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ वो देखना. कोई भी जो एटम होगा ना वो कभी भी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बिकॉज सॉलिड फॉर्म में एटम बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल नहीं है. तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इट हैज़ टू बी इन गैसियस स्टेट, इट हैज़ टू बी आइसोलेटेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोडियम सॉलिड को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सोडियम गैसियस स्टेट में. यहाँ से क्या होगा, सोडियम सॉलिड को आप ब्रेक डाउन करके सोडियम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करोगे. बराबर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यू कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन के नाम से बुलाते हैं. इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज होगा, जो भी एनर्जी लगेगा, उसे मैं बोलूँगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच एस यू बी, जिसका मीनिंग है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. एंड दिस एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज पॉजिटिव मतलब कि अगर आपको सोडियम सॉलिड से गैस बनाना है, सोडियम सॉलिड से गैस बनाना है, तो डेफिनेटली you have to supply energy to break solid का strong interaction, उसको अलग करना पड़ेगा, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. तो ये प्रोसेस हमेशा इस प्रोसेस में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होती है. तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, कैसे डिफाइन करोगे. इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट. 1 मोल सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी एनर्जी लगेगा उसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं. ठीक है, आफ्टर दिस नाउ यू कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में जो भी एटम होगा वो आइसोलेटेड एटम होते हैं, सिंगल होते हैं, अलोन होते हैं, अलग अलग होते हैं. नाउ यू कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन रिमूव जब करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. बराबर, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है तो प्रोसेस को मैं बोलूँगा IE1. IE के बारे में आपको पता है, मैं उसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी. बराबर,
जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसके लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी, बराबर, क्योंकि देर इज सम अट्रैक्शन ना, देर इज सम अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन। तो टू ओवरकम दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है इसलिए I1 लिखा मैंने। अब ये I1 के बाद ये Na आ गया, Na+ और गैशियस फॉर्म में, ठीक है, कैटायन हो गया और गैशियस भी है। अब आ जाओ क्लोरीन के पास आप। अब आपको समझा सोडियम का रिएक्शन नहीं है, सोडियम ये सारे प्रोसीजर के थ्रू जाता है और Na+ बनाता है, फिर आगे कंबाइन हो रहा है। क्लोरीन में सबसे पहले आपको क्लोरीन को तोड़ के बनाना पड़ेगा एटॉमिक फॉर्म, बिकॉज दिस इज मॉलिकुलर फॉर्म, ये एटॉमिक फॉर्म है। तो ब्रेक डाउन करने के लिए आपको फॉर्मूले में यहाँ पे हाफ यूज़ करना पड़ेगा। हाफ Cl2 मतलब 1 क्लोरीन एटम, मतलब ये जो क्लोरीन का बॉन्ड है ना Cl2 में, क्लोरीन का बॉन्ड, आपको उस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और एक सिंगल क्लोरीन एटम बनाना पड़ेगा, बराबर। इसको हम बोलते हैं ΔHBDE, बराबर, BDE मतलब एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। BDB में लिखूंगा तो भी चलेगा, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, बराबर, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन रिक्वायर्स एनर्जी, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, बराबर। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना है, सपोज अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, बराबर, लॉस करना है प्रॉपर्टी का, तो ये बॉन्ड को क्या करना है, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ 1 मोल बॉन्ड, बराबर। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड। 1 मोल क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी लगेगा उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलेंगे। आप कितना ब्रेक कर रहे हो? आप ब्रेक कर रहे हो हाफ। इसके लिए ΔHBDE को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ से, क्योंकि आप 1 मोल नहीं, आप हाफ मोल ब्रेक कर रहे हो। यू रियलाइज दिस? 1 मोल में ब्रेक करता तो मुझे 2 क्लोरीन मिलते, ऐसे सोचो। नाउ दिस क्लोरीन, बराबर, अब ये Cl को कन्वर्ट करना है अनायन की फॉर्म में, दैट इज Cl-। तो ये होगा प्रोसेस ΔHEG, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बराबर। योर नेक्स्ट प्रोसेस इज ΔHEG, बराबर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। This electron gain enthalpy can be positive or negative. It depends on the type of atom. ये already मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी चेंज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बराबर। फॉर दोज एटम जिनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज वेरी हाई, उनके केसेस में ये वैल्यू नेगेटिव आता है। यस, करेक्ट। फॉर दोज एटम in which electron affinity is very low, like neon, helium, argon, krypton, noble gases, उनके केसेस में ये वैल्यू पॉजिटिव भी आता है, ठीक है। तो एज फॉर क्लोरीन वैल्यू इज नेगेटिव, इस केस में तो वैल्यू नेगेटिव है ΔHEG की, क्लोरीन, बट सारे केसेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्लोरीन के केस में कि वैल्यू नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 1, तो आई विल राइट ΔHEG1, चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। Cl- is in which form? Gaseous form. अब आयंस मेरे पास हैं और वो अपने गैशियस स्टेट में है। अगर ये Na+ गैशियस कंबाइन विथ Cl- गैशियस, Na+ गैशियस कंबाइन विथ Cl- गैशियस टू गिव NaCl, बराबर। दिस इज योर लैटिस एनर्जी स्टूडेंट्स, दिस इज योर लैटिस एनर्जी। ट्राई करो रिकॉल करने का लैटिस एनर्जी को। क्या बताया था लैटिस एनर्जी में? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। दिस इज योर 1 मोल आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, Na+ एंड Cl- उसके आयंस हैं, बराबर, इन देयर गैशियस स्टेट, वो गैशियस स्टेट में भी है। क्लियर हुआ आपको?
ठीक है ना। ये एक पहला स्टेप था वेयर सोडियम सॉलिड कंबाइंड्स विद क्लोरीन गैस टू गिव NaCl। ये आपका डायरेक्ट स्टेप था, ये आपका डायरेक्ट स्टेप था जिसमें डेल्टा HF फॉर्मेशन दिखाया था मैंने। और ये क्या है, ये मल्टीपल स्टेप है, ये मल्टीपल स्टेप है और वापस NaCl ही बन रहा है। मतलब आप NaCl दो तरीके से बना रहे हैं, एक डायरेक्ट स्टेप जिसमें मैंने आपको बताया कि A से आप डायरेक्टली D में कन्वर्ट कर दो, और एक ऐसा स्टेप जिसमें आपने A से B, B से C, C से D बना, बराबर वो साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू Hess law, according to Hess law, what he says कि whether process takes place in a single step or in a multiple step, their energy change always remain constant। मतलब यहाँ पे इस प्रोसेस में जितना एनर्जी चेंज होगा वही एनर्जी चेंज इन सब में भी मिला के होगा। सो व्हाट आई मीन टू से कि डेल्टा एच एफ दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू ये सब एनर्जी दैट इज डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस सम ऑफ IE1 प्लस हाफ इंटू डेल्टा एच बॉन्ड एसोसिएशन प्लस डेल्टा एच EG प्लस लैटिस एनर्जी। व्हाट यू से, ये जो एनर्जी है ये इन सब के सम के बराबर होगा। इफ आई नो वैल्यू ऑफ डेल्टा HF, NaCl, डेल्टा एच सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, बॉन्ड एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सो कैन आई कैलकुलेट लैटिस एनर्जी? बोलो, कैन आई कैलकुलेट लैटिस एनर्जी? अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl पता है, ये वैल्यू मालूम है, सब्लिमेशन मालूम है, IE1 मालूम है, बॉन्ड एसोसिएशन मालूम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मालूम है, तो क्या मैं लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ? व्हाट डू से? yes I can calculate lattice energy। clear? तो these are the few terms involved in lattice energy जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसी साइकिल को, ये जो साइकिल फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बॉर्न-हेबर साइकिल, बराबर। दिस इज कॉल्ड बॉर्न-हेबर साइकिल विच इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। एक बार मैं वापस से आपके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि इट इज़ द अमाउंट, और यू कैन से इट इज़ एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी वर्ड का मतलब भी होता है एनर्जी। इट इज़ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड और 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, बराबर। इट मीन्स देयर नेटिव स्टेट। जैसे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन, तो आपको हाइड्रोजन जब भी यूज़ करना होगा तो आप H2 यूज़ करेंगे गैशियस फॉर्म में, फ्लोरीन गैशियस, क्लोरीन Cl2 गैशियस, O2 गैस। नाइट्रोजन यूज़ करना होगा तो विल यूज़ N2 गैस, Br2 ब्रोमीन लिक्विड। आयोडीन यूज़ करना होगा तो I2 सॉलिड। आपको सोडियम यूज़ करना है तो सोडियम इज़ इन सॉलिड फॉर्म। मैग्नीशियम यूज़ करना है तो मैग्नीशियम इज़ इन सॉलिड फॉर्म। एल्यूमिनियम यूज़ करना है तो वो सॉलिड फॉर्म होगा। फॉस्फोरस यूज़ करना है तो वो सॉलिड फॉर्म होगा। सल्फर यूज़ करना है तो वो सॉलिड फॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ S8। तो ये कुछ स्टैंडर्ड स्टेट हैं जो आपको याद रखने हैं, बराबर। स्टैंडर्ड स्टेट, ओके। नाउ लेट्स सी नंबर 2 कैलकुलेशन में मैं आपको दे रहा हूँ NaBr, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड NaBr, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करेंगे और इसके लिए बॉर्न-हेबर साइकिल प्रिपेयर करेंगे, बराबर। बॉर्न-हेबर साइकिल फॉर सोडियम ब्रोमाइड, बॉर्न-हेबर साइकिल फॉर सोडियम आयोडाइड, that is NaI. Fourth one is Born-Haber cycle for magnesium chloride, that is MgCl2, बराबर। MgCl2 का फॉर्मेशन आप कैसे बताओगे, बोलो। मैग्नीशियम स्टैंडर्ड फॉर्म, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस क्लोरीन विल गिव यू 1 मोल ऑफ MgCl2, ठीक है। दिस इज 1 मोल। ये आगे नंबर, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो मैं इसलिए 1 मोल बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ आपको बात? बाद में आप Mg को कन्वर्ट करोगे उसके आयंस में, क्लोरीन को कन्वर्ट करोगे उसके आयंस में, ठीक है।
Now next, Born-Haber cycle for aluminium oxide, formula given Al2O3. ठीक है, तो यार आई एम स्टार्टिंग विथ नंबर 5, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए Born-Haber cycle. Al2O3, aluminium solid reacts with oxygen gas. Aluminium solid reacts with oxygen gas to give you Al2O3. ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, Al2O3 को ब्रेक डाउन कर लो साइड में और उसके आयंस को चेक कर लो. Al2O3 ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Al+3 and O-2. Al+3 and O-2. There are two aluminium ions. There are 2 aluminium ion and 3 oxide ion. तो what I want to say कि अगर आपको 1 मोल Al2O3 बनाना है तो you need 2 Al+3 ion and 3 oxide ion. तो आपको एल्यूमिनियम लास्ट में सॉल्व करके लाना है 2 Al+3 और O2 सॉल्व करके लाना होगा 3 O-2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन बैलेंस कर दो. You need how many aluminium? 2 multiply by 2. How many oxygen? 3. How many you have? Your 2. तो मैं क्या करूँगा, शुड मल्टीप्लाई बाय 3/2. 3/2 मीन्स 1.5. 1.5 इंटू 2 3. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड स्टेट, एल्यूमिनियम सॉलिड. ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट, O2 गैसियस. चलो ये तो क्लियर है. अब इनको आयंस में कन्वर्ट करना स्टार्ट करो. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, डायरेक्ट स्टेप फॉर डेल्टा HF. यहाँ से जो भी वैल्यू होगी मिलेगी प्रैक्टिकली, दैट इज डेल्टा HF, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. वो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. नाउ एल्यूमिनियम सॉलिड को सबसे पहले आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम सॉलिड को आप कन्वर्ट कर दो एल्यूमिनियम गैसियस में, बराबर. डेल्टा H सब्लिमेशन. डेल्टा H सब्लिमेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर 1 मोल. आप कितना यूज कर रहे हो, 2 मोल. तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो इसे. 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा H सब्लिमेशन बिकॉज देर आर 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, नाउ एल्यूमिनियम को कन्वर्ट कौन से फॉर्म में करना था, Al+3. Al बिकम Al+3 बाय लूजिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन. मतलब कितनी एंथैल्पी आएंगी, 3 एंथैल्पी, IE1, IE2, IE3. IE1, IE2 plus IE3. How many times? 2 times. It will give you 2 Al+3 in gaseous state. So now your aluminum ion is ready for lattice energy. अब ऑक्साइड को भी रेडी करो. चलो 3/2 O2 डेल्टा H बॉन्ड एसोसिएशन हैज़ टू बी मल्टीप्लाई बाय 3/2 क्योंकि आप 1.5 मोल के लिए कर रहे हो. दिस विल गिव यू 3 ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट. अब ये 3 ऑक्सीजन को आप कन्वर्ट करो O-2 की फॉर्म में, दैट इज डेल्टा H Eg1 प्लस डेल्टा H Eg2. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नंबर 1, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नंबर 2. ठीक है, फॉर हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, फॉर 3 ऑक्सीजन एटम. सो मल्टीप्लाई बाय 3, बराबर, क्योंकि ये प्रोसेस 3 बार होगा ऐसा. तो दिस इज 3 O-2 इन गैसियस स्टेट. Al+3 गैसियस स्टेट, O-2 गैसियस स्टेट, बराबर. दोनों गैसियस स्टेट में आ गए, दोनों को कंबाइन कर दो स्टूडेंट्स टू गिव Al2O3, बराबर. दिस इज Al2O3, 1 मोल Al2O3. ये प्रोसेस क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ Al2O3. आयंस को कंबाइन कर रहे हैं, Al2O3 फॉर्म हो रहा है. दिस इज योर लैटिस एनर्जी. एंड अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ये प्रोसेस, डायरेक्ट प्रोसेस में जितना भी एनर्जी रिलीज हुआ रहेगा, जितना भी एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज आया रहेगा, सेम चेंज होगा जब ये प्रोसेस मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है. सो व्हाट आई विल से कि डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस 2 into sum of IE1, 2 and 3, तीनों आयोनाइजेशन का सम मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3/2 इंटू डेल्टा H बॉन्ड एसोसिएशन. जो भी 1 मोल के लिए होगा उसे 3/2 यानी 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 इंटू डेल्टा H Eg1 प्लस डेल्टा H Eg2
बराबर, एंड प्लस लैटिस एनर्जी। बोला, क्लियर हो रहा है आपको ये बात? अगर मुझे Al2O3 का वैल्यू नोन है, सब्लिमेशन का वैल्यू पता है, I123 पता है, बॉन्ड एसोसिएशन पता है, इलेक्ट्रॉन गेन फर्स्ट और सेकंड दोनों पता है, बराबर, तो आई कैन कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। इन दिस वे आई कैन कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। ठीक है। सिमिलरली मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूँ, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, formula given for aluminum nitride is ALN, where aluminum is present in the form of Al plus 3 and nitrogen is present in the form of N minus 3. ठीक है, clear everyone? Any doubts? अच्छा, delta H Eg1, delta H Eg2, electron gain enthalpy number 1, electron gain enthalpy number 2. It is used for O to O minus 2 ना, O से O minus 2, दो स्टेप का प्रोसेस होगा, O से O minus बनेगा, O minus से O minus 2 बनेगा. So formation of O to O minus is delta H Eg1 and formation of O minus 2 from O minus is your delta H Eg2. तीन आयनाइजेशन एंथैल्पी यूज किया है मैंने, तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे आएंगे बोलो? Al to Al plus, this is IE number 1, Al plus to Al plus 2, this is IE number 2, Al plus 2 to Al plus 3, this is IE number 3, बराबर। तो दिस इज बॉर्न हैबर साइकिल। अगर क्वेश्चन उसे जेई में पूछना होगा तो उसके लिए आपको डेल्टा एच एफ का वैल्यू देगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन का वैल्यू देगा, I1 2 3 तीनों वैल्यूज देगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वैल्यूज देगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नंबर 1 2 दोनों वैल्यूज देगा, और फिर सामने से पूछेगा लैटिस एनर्जी। क्लियर हुआ आपको मेरा बात? ठीक है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया आयोनिक बॉन्ड के फेवरेबल कंडीशंस के बारे में। उस फेवरेबल कंडीशन में एक वर्ड आ गया लैटिस एनर्जी। मैंने फिर उस वर्ड को काफ़ी एक्सप्लेन किया कि डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब अगेन मैं कोर पार्ट आयोनिक बॉन्ड्स पे आ रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड में सबसे पहला है कि मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। ज़्यादातर आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आप वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे तो जो डिजोल्व हो जाते हैं वो एक्वेस फॉर्म में आ जाते हैं, एक्वेस सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो जनरली या तो सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा या फिर आपको एक्वेस सॉल्यूशन की फॉर्म में ऑब्टेन करोगे। एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वेस का मतलब हो गया कि व्हेन सब्सटेंस गेट डिजोल्व इन वाटर, व्हेन सब्सटेंसेस आर डिजोल्व इन वाटर, उसको मैं एक्वेस सॉल्यूशन बोलता हूँ। और इन अ सिंपल वर्ड यू कैन से कि व्हेनेवर वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट, देन इट इज एक्वेस सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 2, आयोनिक कंपाउंड्स का अगर मैं बात करूं तो दीज आयोनिक कंपाउंड्स हैव strong electrostatic force of attraction, strong electrostatic force of attraction, force of attraction between cation and anion, where C plus represent cation and A minus represent anion। ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपके लिए। थर्ड पॉइंट, these compounds have high melting point and boiling point guys। These compounds have high melting point and boiling point। इनके बीच में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा, NaCl कैटायन एनायन के बीच में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा कि इन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आएगा। वैल्यूज जो होंगी वो बहुत ज़्यादा आएंगी, बराबर। तो इफ somebody asks you कि why these elements have high melting point and boiling point, so due to strong interaction or due to strong attraction between cation and anion। Point number 4, these ionic bonds or ionic compounds, स्पेशली यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, इज रिलेटेड विथ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है,
आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड दोनों के हिसाब से बात हो रही है, बिकॉज आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट किस में होता है? आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है आयोनिक कंपाउंड्स में. दीज आयोनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे एक्ट एज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट. बट अगर आप बात करोगे इन एक्वस सॉल्यूशन, बराबर, इन एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट, in aqueous solution or molten state, they act as a good conductor. They act as a good conductor. They can conduct electricity. They can conduct electricity due to movement of free ions. Due to movement of free ions, जो इनके अंदर Na+, जैसे अगर मैं NaCl का बात करूँ तो NaCl के अंदर Na+ और Cl- आयन है. वो Na+ एंड Cl- आयन कैन मूव फ्रीली इन सॉल्यूशन इन देयर मॉल्टन और एक्वस सॉल्यूशन का स्टेट. तो उस समय वो कंडक्टर का काम करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू कैन से. ठीक है. इन सॉलिड, अगर आप सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज इन केस ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, फ्री आयंस के मूवमेंट की वजह से. ठीक है. पॉइंट नंबर 5, आयोनिक कंपाउंड्स शो, दिस कंपाउंड शोज आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म, वेयर आइसो वर्ड स्टैंड्स फॉर सेम एंड मॉर्फ वर्ड का मतलब होता है फॉर्म. बराबर. तो व्हाट डू मीन बाय दिस? आइसोमॉर्फिज्म, इट मीन दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर. दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर. बराबर. उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो एक जैसा हो. उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो एक जैसा हो, एक जैसी अरेंजमेंट हो उनके कैटायन और एनायन की. बराबर. अगर दो आयोनिक सॉलिड हैं उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा है तो मैं बोलूँगा कि दीज टू आर आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर. These two are isomorphous of each other, like NaClO4 and MgSO4. NaClO4 and MgSO4 are isomorphous. ये याद रखेंगे आप कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैं. NaClO4 is known as सोडियम परक्लोरेट और MgSO4 को हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट. Sodium perchlorate and magnesium sulfate are isomorphous of each other. Both compounds have same crystalline structure. ठीक है. आपको अगर आयोनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है, बराबर, तो उनके लिए एक छोटा सा ट्रिक ये है कि मेनली दोज कंपाउंड विच हैव 1A और 2A ग्रुप एलिमेंट, दोज कंपाउंड विच हैव, ये एक छोटा सा ट्रिक है टू आइडेंटिफाई आयोनिक कंपाउंड. दोज कंपाउंड विच हैव 1A and 2A ग्रुप, 1A और 2A यू कैन से 1A और 2A ग्रुप एलिमेंट्स इन देयर आयोनिक फॉर्म. 1A ग्रुप एलिमेंट बेसिकली आपको +1 का चार्ज डेवलप करेगा, 2A ग्रुप एलिमेंट आपको +2 का चार्ज डेवलप करेगा. ठीक है. थोड़े एक्सेप्शंस हैं लाइक लिथियम एंड बेरिलियम के लिए. लिथियम एंड बेरिलियम मेनली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, वो प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट कंपाउंड ज़्यादा बनाते हैं. बट फॉर अदर लाइक इफ आई आस्क यू Na2SO4 आयोनिक, बिकॉज उसके अंदर Na प्रेजेंट है, MgSO4 आयोनिक, CSO4 आयोनिक. ठीक है. तो किसी भी कंपाउंड में अगर 1A 2A ग्रुप का प्रेजेंस है तो आप उसे आयोनिक बोल सकते हैं. बराबर. ये पॉइंट नोट करके रखना, आप भूलना मत. तो पॉइंट नंबर 5 इज दे कैन शो आइसोमॉर्फिज्म. पॉइंट नंबर 6, दीज कंपाउंड्स आर, और यू कैन से आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. नॉन डायरेक्शनल इन नेचर मतलब दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, व्हाट आई वांट टू से कि अगर मैं जैसे C+ और A- ले रहा हूँ, Ca मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दिस इज़ योर C+, दिस इज़ योर A-. मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ C+, A-, C+, A-, C+, A-. आप C+, A- कैसे भी डायरेक्शन में कहीं भी ड्रॉ कर दो,
बराबर, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है ना वो उतना ही रहेगा, वो किसी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता कि इस डायरेक्शन में होगा तो ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन रिपल्शन आ जाएगा, नथिंग इज लाइक दैट, समझा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दीज कंपाउंड्स, दैट इज आयोनिक कंपाउंड्स, आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। क्लियर, इन कंपाउंड्स के अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं होती। नंबर 7, रिगार्डिंग देयर सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी के लिए ना दे फॉलो लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला रूल, दे फॉलो लाइक डिजॉल्व्स लाइक। आयोनिक कंपाउंड, बराबर, आयोनिक कंपाउंड के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये लाइक डिजॉल्व्स लाइक का रूल फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व्स इन वाटर, मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड गेट डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, बराबर। क्लियर हुआ आपको ये बात? तो आप यहाँ पे सिंपल सा याद रखेंगे कि मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व्स इन वाटर। इन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। क्लियर हुआ आपको मेरा बात? ठीक है, तो हियर आई कैन राइट कि वाटर इज वेरी गुड सॉल्वेंट, water is very good solvent for ionic compound। ionic compound के लिए water एक बहुत अच्छा solvent है, because most of ionic compound dissolves in polar solvent, most of the ionic compound dissolves in polar solvent, and covalent compound, अगर आप covalent compound की बात करेंगे तो covalent compound dissolves in non-polar solvent like CCl4 benzene ring, बराबर, बेंजीन लिक्विड फॉर्म। तो बेंजीन जो लिक्विड फॉर्म है ना, इट कैन डिजॉल्व मेनी कोवेलेंट कंपाउंड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दे आर यूज्ड एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट की फॉर्म में होते हैं। पोलर सॉल्वेंट में सबसे पॉपुलर है वाटर, ठीक है। पोलार नॉन पोलार क्या है ये मैं आगे चल के काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम फाइंड आउट करते कि पोलार और नॉन पोलार क्या है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि व्हेन आई से पोलार, इट मीन दे हैव डिफरेंट चार्जेस, देयर इज चार्ज सेपरेशन। पोलार का मीनिंग है कि देयर इज चार्ज सेपरेशन, और नॉन पोलार का मीनिंग है कि वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। लाइक इन वाटर HOH, ऑक्सीजन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कैरी करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसे हम डेल बोलते हैं, डेल, या फिर आप डेल्टा बोल सकते हैं। डेल्टा नेगेटिव, डेल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। एंड हाइड्रोजन उसके सामने काफ़ी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस का फॉर्मेशन है ना, इसे मैं वर्ड बोलता हूँ चार्ज सेपरेशन। ऐसा चार्ज सेपरेशन जहाँ भी आएगा मैं उसे पोलार बोलूँगा इनिशियली, ठीक है। इसे एकदम याद नहीं रखना है, आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है, बट अभी नहीं, लेटर ऑन, कि एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है पोलार और नॉन पोलार में। तो अभी के लिए आप जस्ट रिमेंबर, याद रखेंगे कि पोलार सॉल्वेंट यानी H2O, नॉन पोलार सॉल्वेंट यानी CCl4 एंड C6H6। आयोनिक कंपाउंड मोस्टली डिजॉल्व इन पोलार सॉल्वेंट, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड खुद भी पोलार होते हैं, एंड कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादातर नॉन पोलार होते हैं। तो ये रूल फॉलो होगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला रूल, जो जैसा है ऐसे को डिजॉल्व कर रहे हैं ना। नेक्स्ट, अब ये पार्ट थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हम लोग, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, और यू कैन से आयोनिक कंपाउंड इन वाटर। solubility of salt or ionic compound in water, solubility of salts or ionic compound in water। Let us understand this कि कैसे salt ionic, that is ionic compound water के अंदर dissolve होता है। कुछ ऐसे भी salt हैं जो water में dissolve नहीं होते, ठीक है। तो जब ये statement का मतलब ऐसा नहीं कि सारे salt dissolve हो जाते हैं, ओके। तो let's start with मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले विथ एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर।
सोडियम क्लोराइड इन वाटर. नाउ व्हाट हैपन व्हेन यू पुट सोडियम क्लोराइड इन वाटर? ये आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में. बराबर, जब आप इसको वाटर के अंदर डालते हैं ना, बराबर, तो ये हो जाता है NaCl एक्वेस. बराबर, व्हेन सोडियम क्लोराइड को जब वो वाटर में डाल रहे हैं तो वो NaCl एक्वेस हो जाएगा, बिकॉज NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड गेट डिजॉल्व इन वाटर. अब वो एक्वेस फॉर्म में आ जाएगा. ये एक्चुअली क्या है वो समझते हैं कि प्रोसेस क्या हो रहा है. व्हेन यू पुट NaCl सॉलिड ना, तो होता क्या है कि ये NaCl के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाता है और ये आ जाते हैं गैशियस फॉर्म में, Na प्लस Cl-. ये गैशियस फॉर्म में पहले कन्वर्ट होंगे वो. बराबर, सबसे पहले वो कौन सी फॉर्म में आयंस कन्वर्ट होंगे? गैशियस फॉर्म में. और फिर ये आयंस ना वाटर के कांटेक्ट में, Na+ वाटर के कांटेक्ट में, Cl- वाटर के कांटेक्ट में बना देगा Na+ एक्वेस एंड Cl- एक्वेस. जब भी ब्रैकेट में एक्वेस लिखा है, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर आयन इज सराउंडेड बाय वाटर लाइक दिस. दिस इज Na+, ये आपका Na+ हो गया, एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. This is surrounded by water molecule. This is your Cl-, and this Cl- ion surrounded by water molecule H2O. बराबर, इसी को वहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं Na+ एक्वेस. ऐसे स्टेज को हम लोग Na+ एक्वेस लिख रहे हैं, Cl- एक्वेस लिख रहे हैं. ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है वो समझ रहे हैं. आपको एक बात क्लियर हुआ कि जब आप NaCl को पुट कर रहे हैं वाटर के अंदर तो क्या हो रहा है बेसिकली? व्हेन यू पुट NaCl इन वाटर, इनिशियली NaCl डिवाइड हो रहा है इनटू इट्स आयंस, दैट इज गैशियस आयन फॉर्म, एंड दोज गैशियस आयन गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. नाउ ये प्रोसेस एक्चुअली क्या है वो समझ रहे हैं. दिस इज योर NaCl स्टूडेंट्स. बराबर, देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन. जैसे ही NaCl आप वाटर के अंदर डालते हैं, तुरंत ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? This is your NaCl. Immediate that water molecule H2O, water molecules इस NaCl को अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं. बराबर, ये अट्रैक्ट करना चालू कर रहे हैं. ठीक है, और ये अट्रैक्शन से क्या करेगा? NaCl के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा. ये जो Na और Cl के बीच का बॉन्ड है ना, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ये ब्रेक करेगा. बराबर, कैसे ब्रेक करेगा? रिमेंबर, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, जब आप किसी से बॉन्ड बना रहे हैं, ड्यूरिंग दैट बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यू नीड एनर्जी. तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आएगी? क्लोरीन के साथ वाटर इंटरेक्ट कर रहा है, सोडियम के साथ वाटर इंटरेक्ट कर रहा है. मैं चाहिए तो ऐसे लिख दूँ थोड़ा, तो आपको और क्लियर होगा कि इंटरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हो रही है. सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज, क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज. ये जो बॉन्ड यहाँ पे एनर्जी है, बराबर, क्लोरीन और वाटर के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है, दैट बॉन्ड मेकिंग रिलीज एनर्जी. योर एनर्जी इज रिलीज्ड, योर एनर्जी इज रिलीज्ड, और यही एनर्जी यूज होगा फॉर ब्रेकडाउन ऑफ NaCl. इसी एनर्जी को यूज करेंगे वहाँ पे, वही एनर्जी यूटिलाइज होगा NaCl की बॉन्ड ब्रेकडाउन में. साइमल्टेनियस हो रहा है, एक तरफ वाटर क्या कर रहा है? क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, और वो एनर्जी यूज हो रही है NaCl का बॉन्ड ब्रेक करने में. यू रियलाइज दैट अगर यहाँ से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, बराबर, जितना NaCl के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए, तो डेफिनेटली NaCl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. सपोज NaCl का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज x. सपोज NaCl का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज x, एंड क्लोरीन वाटर, सोडियम वाटर के बॉन्ड मेकिंग में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है इज लेस देन x. तो क्या NaCl का बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा? नहीं, नेवर नेवर. बट इफ आई से कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बॉन्ड मेकिंग, ड्यूरिंग दिस बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस एनर्जी रिलीज इज ग्रेटर देन x, तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली. आपको बात समझा मेरा? और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे.
तुरंत Na प्लस गैशियस विल बी सराउंडेड बाय वाटर, Cl माइनस गैशियस विल बी सराउंडेड बाय वाटर। और ये जो वाटर से सराउंड होने का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ये जो वाटर से सराउंड होने का प्रोसेस चल रहा है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। एंड ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस जो भी एनर्जी रिलीज होता है, जो बॉन्ड मेकिंग है वो हाइड्रेशन है ना, जो भी एनर्जी रिलीज होता है उससे मैं बोलता हूँ हाइड्रेशन एनर्जी। तो मैं आपको सेपरेटली समझाऊंगा व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? व्हेन एन आयोनिक सॉल्ट, व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड is dipped into water, it get dissociated into its ions. These ions are get surrounded by water molecule. ये जो आयन होते हैं ना वो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होते हैं। जैसे ही सराउंड होगा, ये मान लो आपका आयन है, ये वाटर सराउंड कर रहा है, तो वाटर क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। इस बॉन्ड बनाने को हाइड्रेशन बोलते हैं। अगर ये बॉन्ड वाटर बनाता है तो उसे हाइड्रेशन बोलते हैं। और जब बॉन्ड बनाएगा तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो गए, NaCl का ब्रेकडाउन, लैटिस एनर्जी, Na प्लस से Na प्लस एक्वेस, Cl माइनस से Cl माइनस एक्वेस, ये जो प्रोसेस है ये हाइड्रेशन एनर्जी है। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू लैटिस एनर्जी तो बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा। मतलब अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा, अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ इट मीन दैट सॉल्ट इज सॉल्युबल। बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ इट मीन दैट सॉल्ट इज इनसॉल्युबल। यू रियलाइज दिस? आपको समझ आ रहा है बात? ठीक है, वापस मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ पार्ट को कि NaCl में क्या हो रहा है। NaCl व्हेन यू पुट NaCl इन वाटर इट गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल उससे इंटरेक्ट होने लगेंगे, अट्रैक्शन डेवलप करेंगे, बराबर, बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज हाइड्रेशन। उस हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होगा। अगर वो एनर्जी सफिशिएंट है टू ब्रेक कैटायन एनायन का बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और दोज आयन विल बी सराउंडेड बाय वाटर। वाटर से सराउंड होने के प्रोसेस को क्या नाम दिया है? हाइड्रेशन। जो भी एनर्जी रिलीज होता है उसे हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। आपको क्लियर हो रहा है मेरा बात? पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, एनी डाउट विद दिस? क्लियर हुआ ये सब कुछ? This interaction will be called as ion dipole interaction. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे मैं बोलूँगा दिस इज आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयन कौन? Na प्लस और Cl माइनस। डाइपोल कौन? वाटर। ठीक है, वाटर डाइपोल। डाइपोल मतलब जिसके पास दो अपोजिटली चार्ज हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया था। ठीक है, यानी Na प्लस गैशियस वाटर के कांटेक्ट में आके Na प्लस एक्वेस बन रहा है, बराबर। ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉट एवर इज द एनर्जी रिलीज इज इंडिकेटेड बाय हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा H HE, बराबर। और सिंपल सा मैं इसे डेल्टा H नहीं लिखूँ, मैं इसे खाली हाइड्रेशन एनर्जी लिख दूँ, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na प्लस, बराबर। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव होगा क्योंकि रिलीज हो रहा है ना। Cl माइनस गैशियस वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है and form Cl minus aqueous. This is hydration energy of Cl minus. This is hydration energy of Cl minus. ठीक है, और NaCl का जो बॉन्ड ब्रेकडाउन है, NaCl का जो बॉन्ड ब्रेकडाउन है Na सॉलिड से Na प्लस गैशियस प्लस Cl माइनस गैशियस बनने का, ये प्रोसेस हो गया आपका लैटिस एनर्जी, बराबर। मतलब आपको समझा? पहले क्या हुआ? NaCl ब्रेक हुआ, जैसे ही ब्रेक होगा एटम जैसे ही आपस में ब्रेक हो गए ना, और जो कोई भी एटम जब सिंगल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, अलोन हो जाता है, तो हमेशा गैसियस स्टेट में ही रहता है। तो ये पहला स्टेप आपका लैटिस एनर्जी, दूसरा स्टेप आपका हाइड्रेशन एनर्जी। अगर मैं इन सारे स्टेप को कंबाइन कर दूं, बराबर, सारे स्टेप को आपस में अगर मैं कंबाइन कर दूं तो व्हाट आई विल राइट? NaCl solid gives you Na plus aqueous plus Cl minus aqueous. Do you agree with this? बराबर ना, Na प्लस एक्वेस प्लस Cl माइनस एक्वेस। मैं लिखूंगा क्या इसके लिए? दिस इज योर डेल्टा H, दिस इज योर डेल्टा H। एंड अकॉर्डिंग टू हेस लॉ कैन आई से कि प्रोसेस एक स्टेप में हो या प्रोसेस मल्टीपल स्टेप में हो, सिंगल स्टेप हो या फिर मल्टीपल स्टेप में हो, दोनों के लिए डेल्टा H इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। तो व्हाट आई विल राइट? डेल्टा H इज इक्वल टू, ये डेल्टा H हो गया मेरा, सिंगल स्टेप
is equal to hydration energy of Na plus hydration energy of Cl minus, clear, plus lattice energy of NaCl. बोलो क्लियर है ये चीज़? हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस प्लस लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl. लैटिस एनर्जी का यहाँ पे क्या कर रहा है बोलो? NaCl को ब्रेक डाउन कर रहा है. अगर NaCl को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ तो लैटिस एनर्जी को कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस आयन. यस, तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? कम ऑन, डेफिनेटली लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होगा. फॉर ब्रेक डाउन वी नीड एनर्जी. व्हाट अबाउट हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस? प्रोसेस क्या हो रहा है? BMRE, बीमारी, बॉन्ड मेकिंग रिलीज एनर्जी. तो ये एनर्जी क्या होगा मेरा? नेगेटिव, बराबर. और मैंने क्या बोला था कि इफ हाइड्रेशन एनर्जी, सम ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, सम ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तो डेफिनेटली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों आयंस अलग हो जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा, मीन सॉल्युबल. क्लियर? अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी जो बाहर आ रहा है ना, जो आउटपुट बाहर आ रहा है वो बहुत कम है और वो NaCl के बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर सकता, इट मीन्स आपका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है. तो इन दैट केस NaCl या फिर कोई भी सॉल्ट हो इज इनसॉल्युबल. सर अगर दोनों इक्वल हो गया तो? दोनों इक्वल हो गया तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप रिलीज कर रहे हैं उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है वहाँ पे? ब्रेक डाउन में यूज़ हो गया, कंपाउंड ब्रेक हो गया, अगेन इट इज सॉल्युबल. ठीक है, तो इफ डेल्टा H इज इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी प्लस लैटिस एनर्जी, अगर मैं बोलता हूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तो सम क्या आएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव. इफ डेल्टा H इज नेगेटिव देन सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, then salt is soluble in water. And if delta H is positive, that is lattice energy greater than hydration energy है, तो delta H का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स सॉल्ट इज इनसॉल्युबल. क्लियर हुआ आपको बात? आया पॉइंट समझ में? ठीक है, तो ये जो भी बताया ना मैंने, मैं इसको अगर जनरलाइज करूँ तो इफ वैल्यू यू कैन से हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी. ठीक है, तो डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब सॉल्ट्स आर सॉल्युबल. ठीक है, एंड इफ हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू इज लेस देन लैटिस एनर्जी, तो डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल. बट ये सारी बातें ना जनरली. ठीक है, कुछ ऐसे भी केसेस हैं इन विच डेल्टा H का वैल्यू इज पॉजिटिव, delta H का वैल्यू इज पॉजिटिव बट स्टिल सॉल्ट इज सॉल्युबल. डेल्टा H का वैल्यू इज पॉजिटिव बट स्टिल सॉल्ट इज सॉल्युबल. रीज़न कि जो भी मैंने आपको बताया ना, ये उतना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है टू फाइंड आउट कि आपका सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है. ठीक है, क्लियर? बट अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है और यही पैटर्न फॉलो करना है कि इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज नेगेटिव, if value of delta H is negative then salt is soluble, and if value of delta H is positive then salt is insoluble. clear? अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो आपको एग्जाम में सबसे पहले आपको हाइड्रेशन एनर्जी देगा, लैटिस एनर्जी देगा, बराबर, और उसके बाद आपको पूछेगा कि डेल्टा H का वैल्यू क्या है. ठीक है, अगर डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव है तो आप इनसॉल्युबल मार्क करेंगे और नेगेटिव होगा तो आप सॉल्युबल मार्क करेंगे. क्लियर हुआ मेरा बात? आया समझ में? ठीक है, सपोज एक एग्जाम्पल है रिगार्डिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3. नाउ क्वेश्चन इज AlCl3 is found in water. AlCl3 is found in water option A does not dissolve, option B converted into hydrated ions, converted into hydrated ions, मतलब इनडायरेक्टली बोलना चाहता है डिजोल्व हो रहा है, converted into hydrated ions. डेटा गिवन है, लैटिस एनर्जी AlCl3 is equal to plus 500 किलो कैलोरी पर मोल. हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Al plus 3 is equal to minus 600 किलो कैलोरी पर मोल.
एंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू -400 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। सबसे पहले उसने मेरे को बोला कि मान लो AlCl3 है, मैंने वाटर के अंदर पुट कर दिया, बराबर, फेंक दिया है वाटर के अंदर। अब क्या होगा, दो ऑप्शन होगा, या तो AlCl3 विल रिमेन एज इट इज या फिर AlCl3 डिजोल्व होगा। ठीक है, उसे चेक करने के लिए डेटा दिया है, बराबर। डेटा अप्लाई कहाँ पे करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कहाँ पे करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू सम ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी प्लस लैटिस एनर्जी। क्लियर, चलो देखते हैं AlCl3 डिसोसिएट कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ Al+3 प्लस 3Cl माइनस आयन। वाटर के कॉन्टैक्ट में इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेटेड आयंस, दैट इज एक्वस Al+3 एंड एक्वस Cl माइनस आयन। हाइड्रेटेड आयन का मीनिंग याद है, ये होता है हाइड्रेटेड आयन जब वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाए। ठीक है, AlCl3 का लैटिस एनर्जी गिवन है 500, हाइड्रेशन एनर्जी गिवन है -600। -600 इज फॉर 1 Al+3 आयन एंड -400 इज फॉर 1 Cl माइनस आयन। मेरे पास कितने Cl माइनस आयन है, 3, तो इट इज -1200। क्लियर, चलो नाउ डेल्टा H फॉर AlCl3 इज इक्वल टू सम ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Al+3 एंड Cl माइनस प्लस लैटिस एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Al+3 इज -600, 8 फर्स्ट वन प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस प्लस लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये कितना हो गया, -600। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। अब ये एक मिस्टेक होता है छोटा सा कि स्टूडेंट क्या करता है, डायरेक्टली -400 लिख देता है, बट एक्चुअली क्या है, एक Cl माइनस 400 का एनर्जी रिलीज कर रहा है। नंबर ऑफ Cl माइनस कितने हैं, 3, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितना हुआ, -1200। -600 प्लस -1200 प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक AlCl3 का बॉन्ड इज 500। बोलो कितना आ जाएगा, -1800 प्लस 500 यानी -1300, बराबर। डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, अगर डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है इट मीन सॉल्ट इज सॉल्युबल। क्लियर हुआ आपको ये बात, सॉल्ट इज सॉल्युबल। यानी आप ऐसा सोचो कि एक एल्यूमिनियम है और ये क्लोरीन है, बराबर, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आई नीड 500 एनर्जी। ठीक है, साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स है जो क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं, और हाइड्रेशन से मुझे कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, हाइड्रेशन से मुझे जो रिलीज एनर्जी है वो 1800 मिल रहा है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो 500 ही चाहिए, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं होगा, सफिशिएंट एनर्जी है हमारे पास बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। आंसर इज येस। अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ, आयंस अलग हो गए, तो कौन सी फॉर्म में आएंगे, डेफिनेटली गैसियस फॉर्म में आएंगे, मतलब इट इज सॉल्युबल। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन BaSO4 दैट इज बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, आपको ये बताने कि इनसॉल्युबल क्यों है, बराबर। क्वेश्चन में चाहिए तो आप आगे वाई लगा दो या पीछे लगा दो। एक्सप्लेन BaSO4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो अगर मुझे आंसर करना होगा ना तो मैं क्या बोलूँगा कि बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4 में जो डेल्टा H का वैल्यू है ना, वो डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का क्या रीज़न होगा कि हियर सम ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो कम है कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, यानी ये मेरा BaSO4 हो गया। ठीक है, अब ये BaSO4 जब वाटर के अंदर आएगा तो वाटर क्या करेगा, सराउंड करना चालू करेगा। चेक दिस, बराबर। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सर्टन एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी, बराबर। यहाँ से जो मेरे पास एनर्जी रिलीज हो रहा है वो एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी है, और BaSO4 के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए वो लैटिस एनर्जी है। अब यहाँ से जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, उसका वैल्यू बहुत कम है, बराबर, कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। यानी यहाँ से रिलीज होने वाला एनर्जी BaSO4 के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। दैट इज द रीजन BaSO4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो लास्ट फाइनल 2 स्टेटमेंट्स, डेल्टा H नेगेटिव, सॉल्ट इज सॉल्युबल, डेल्टा H पॉजिटिव, सॉल्ट इनसॉल्युबल, बराबर। बट ये जो लाइन है ना लास्ट वाली, डेल्टा H पॉजिटिव, सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, ये जनरली फॉलो होती है।
कुछ कुछ ऐसे भी सॉल्ट हैं जहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा और वो सॉल्युबल आएगा, ठीक है। किसी भी सॉल्ट को डायरेक्टली देख के बताना कि ये सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू कैन से, वो पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप जो नोट्स और एनसीईआरटी में जो सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर है वो ऑर्डर को लर्न करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आपको मेरा बात? तो आज यहाँ तक ही पढ़ने वाले हम लोग। नेक्स्ट क्लास में ना फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन और कंडक्टिविटी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि सॉल्युबिलिटी कौन से रूल्स पे बेस्ड होती है। लेकिन तब तक के लिए आपको एनसीईआरटी और नोट्स में जो गिवन ऑर्डर है सॉल्युबिलिटी का वो लर्न करके रखना है, ठीक है। चलो बाय बाय।